हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लेसन द इंटरव्यू, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। पार्ट 1 को हमने बहुत अच्छे से इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई सजेस्ट यू कि आप एक बार उसे भी देखें सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द लेसन। चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द वेरी फर्स्ट लाइन बाय उम्बर्टो इको, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। उम्बर्टो इको। सो ये उम्बर्टो इको की एक कोट है जो उन्होंने कहा है कि मैं प्रोफेसर हूं जो कि नॉवल सिर्फ संडेज को लिखता हूं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट। ये जो है एक पार्ट है उम्बर्टो इको की कंप्लीट जो है वो इंटरव्यू का। ओके, द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मान भान फ्रॉम द हिंदू. Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. यहाँ पर उम्बर्टो इको का डिस्क्रिप्शन है कि वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉगना इटली में, और उन्होंने जो है वो एक रेपुटेशन अटेन की है एज अ स्कॉलर और अपने आइडियाज के लिए सिमियोटिक्स को लेकर। व्हाट इज सिमियोटिक्स? सिमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस। उसके बाद लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस को, लिटरेरी एनालिसिस को लेकर, मिडीवियल एस्थेटिक्स को लेकर, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेस्ट, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large. उनका जो है रिटन मटेरियल जितना है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है। अकादमिक की फील्ड में काम किया है, लिटरेचर की फील्ड में काम किया है, सिमियोटिक्स की फील्ड में काम किया है। Written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom. और 1980 में उनको जो है वो स्टारडम मिली। इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम का मतलब उनको लिटरेचर की फील्ड में स्टारडम मिली। उनको जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल सेंस के लिए स्टारडम मिली, अपने ज्ञान के लिए स्टारडम मिली। With the publication of the Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. उन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था नेम ऑफ द रोज और इसकी 10 मिलियन कॉपीज बिकी। तो चलिए पढ़ लेते हैं इंटरव्यू। मुकुंद, who is the interviewer, asked him the question. The English novelist and academic David Lodge once remarked. मुकुंद पद्मान भान अपने इंटरव्यू को एक जो है वो रिमार्क के साथ स्टार्ट करते हैं जिसे डेविड लॉज ने लिखा है। I cannot understand how one man can do all the things he does. Actually, मुकुंद पद्मान भान ने डेविड लॉज की उस स्टेटमेंट को उठाया है जो उन्होंने उम्बर्टो इको के लिए लिखी थी, और स्टेटमेंट ये थी कि I can't understand how one man can do all the things he does. कि एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है। उम्बर्टो इको, maybe I gave the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. उम्बर्टो इको कहते हैं कि लगता है लोगों को कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही काम करता हूँ। It has different styles. उसके अलग अलग स्टाइल है। Which is? मुकुंद आस्क, कौन सा काम? इको, now that is more difficult to explain. कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं क्या काम करता हूँ। That is difficult to explain because he does all the work which is bit academic. वो जो काम जितना भी करते हैं वो सारा अकेडमिक है, तो उसी सेंस में कहते हैं कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि मेरे कुछ जो है वो फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क, और मैं उन इंटरेस्ट को अपने अकेडमिक वर्क के थ्रू परस्यू करता हूँ। ठीक है ना। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट, कि मेरी जो भी किताबें हैं बच्चों को लेकर, आई रोट मैनी बुक्स ऑफ चिल्ड्रन, और मेरी जितनी भी बुक्स हैं बच्चों को लेकर, all these books are basically based on a kind of my intellectual sense. And my novels, और मेरी novels भी, even my books for children are about non-violence
एंड पीस यू सी द सेम ब्रांच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि बच्चों की बुक्स में भी तुम्हें वही फिलोसफिकल इंटरेस्ट मिलेगा. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. Did you know what will happen if you eliminate for empty spaces from the universe? क्या होगा अगर तुम यूनिवर्स की सारी empty spaces को निकाल दो? And you will eliminate empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms, और सारे atoms की भी empty spaces निकाल दो. The universe will become as big as my fist. तो ये यूनिवर्स बिल्कुल मेरी मुट्ठी के जितना हो जाएगा. सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. इसी तरह जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली टाइम होता है. उम्बर्टो इको हमें ये लेसन देना चाह रहे हैं कि जितना हमारे पास खाली टाइम होता है वी कैन बेटर यूटिलाइज इट इन आवर लाइव्स. आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस. वो कहते हैं कि जितनी भी मेरे पास जो है एम्प्टी स्पेसेस हैं, मैं उनको इंटरस्टाइसेस बोलता हूँ. इंटरस्टाइसेस का मतलब गैप. इंटरस्टाइसेस आर द गैप्स. मैं उनको जो है वो गैप्स बोलता हूँ. से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कि तुम मेरे घर आ रहे थे. यू आर एन एलिवेटर, तुम एलिवेटर पर थे. एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. दिस इज एन इंटरस्टाइस. ये मेरे लिए खाली समय था, एम्प्टी स्पेस था. आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर. तुम्हारी लिफ्ट फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक जब आ रही थी, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल. मैंने एक आर्टिकल लिख लिया. दिस इज द वे ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम. मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट. ऑफ कोर्स, हर कोई नहीं कर सकता. Your writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality. कि तुम्हारा जितना राइटिंग वर्क है उसमें एक प्लेफुल क्वालिटी है, एक पर्सनल क्वालिटी है. मतलब तुम अपने राइटिंग स्टाइल को बड़े प्लेफुल मेथड से लिखते हो. इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक स्टाइल. ये तुम्हारे रेगुलर अकेडमिक स्टाइल से थोड़ा सा डिपार्चर है, थोड़ा सा हटके है. विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज. तुम्हारा जितना भी जो है और बाकी का जितना भी स्टाइल है वो सारा का सारा जो है रेगुलर अकेडमिक स्टाइल वो थोड़ा सा डीपर्सनलाइज्ड है, बोरिंग है, ड्राई है. हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच. क्या तुमने कॉन्शियस तरीके से कॉन्शियसली इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम टू यू नेचुरली टू यू, कि ये तुमने इसको जानबूझ के किया है या तुमने इसको जो है वो कॉन्शियस तरीके से किया है. उम्बर्टो इको. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, एक बार मैंने जो है वो अपनी थीसिस दिया था. dissertation is the thesis. एक बार मैंने एक थीसिस दिया था अपना इटली में. one of the professors said, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypothesis. कि जब भी कोई थीसिस लिखता है पीएचडी की तो वो एक फॉल्स हाइपोथेसिस बनाता है. हाइपोथेसिस आप लोगों को पता होगा, इमेजिनेशन, फॉल्स इमेजिनेशन जिसको हम प्रूव करते हैं. देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कॉन्शियस कंक्लूजन्स ऑल्सो. फिर वो उसको कंक्लूजन्स के एंड भरोसे पर उसको जो है वो प्रूव कर देते हैं. यू ऑन द कंट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स. तुमने तो अपनी रिसर्च को एक स्टोरी बनाया, उसमें सारी ट्रायल्स बताई, सारी एरर्स बताई कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कितने एफर्ट्स किए. एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन. और इसके साथ साथ उसने मेरी डिसर्टेशन को, मेरी थीसिस को जो है पब्लिश करने के लिए मुझे परमिशन दे दी एज अ बुक, विच आई मेंट ही अप्रिशिएटेड इट. इसका मतलब उसने मेरे काम को जो पर्सनल था, प्लेफुल था, उसको अप्रिशिएट किया. एट द पॉइंट At the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. तो मुझे 22 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि scholarly books को कैसे लिखना है. By telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. Narrative aspect means detail. मेरे जितने भी essays हैं मैं बहुत detail से लिखता हूँ. I wrote my essays in detail. And this is why probably I started narratives so late. क्योंकि मैं पहले ही नरेटिव्स या स्टोरी फॉर्म में अपने स्कॉलरी वर्क को लिखता था, इसलिए जो है मैंने बाकी की चीज़ों को या नॉवेल्स को बहुत लेट लिखना शुरू किया. एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस.
I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. कि मेरा फ्रेंड था जो दैट वाज रोलैंड बार्ट्स, हमेशा उसको फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि वो कभी भी एक नॉवलिस्ट नहीं बन पाया. He wanted to do creative writing one day as or another, but he died before he could do so. लेकिन ऐसा करने से पहले उसकी डेथ हो गई. Okay, I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. मैंने बाय चांस नॉवल लिखना स्टार्ट किया. आई हैड नथिंग टू डू वन डे. एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था. आई हैड नथिंग टू डू, आई वॉज फ्री. ही सेड दैट वन डे आई हैड नथिंग टू डू एंड सो आई स्टार्टेड. मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया. इसलिए मैंने जो है वो नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके. नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन. नॉवल से मुझे एक फायदा होता है कि जो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो नॉवल के थ्रू करता हूँ. मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. अगर नॉवेल्स की बात करें, फेमस होने की बात करें तुम्हारे अकेडमिक स्टाइल से, तो आप जो है वो फेमस हो गए. स्पेक्टेकुलरली फेमस मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेमस हो गए आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. जब आपने नॉवल लिखी द नेम ऑफ द रोज, यू बिकेम स्पेक्टेकुलरली फेमस. You have written 5 novels against many more scholarly work of non-fiction. आपने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं और बहुत सारा स्कॉलरी वर्क किया है, लेकिन आपकी जो 5 नॉवेल्स हैं और आपके जो स्कॉलरी वर्क के कंपैरिजन में आपका स्कॉलरी वर्क 20 है और आपकी नॉवेल्स 5 हैं. Umberto Eco corrects him, says that 20 नहीं है मेरा स्कॉलरी वर्क, it is over 40. And Mukund gives a sign of surprise. He says over 40, 40 से ज़्यादा. Among them a seminal piece of work on semiotics. तुमने semiotics means study of symbols पर भी काम किया है. But ask most people about Umberto Eco and they'll say, oh, he is the novelist. आप लोगों से बात करो तो लोग यही कहते हैं वो नॉवलिस्ट है, यानी कि आपके अकेडमिक वर्क के बारे में किसी को नहीं पता. Does that bother you? क्या ये चीज़ आपको बॉदर करती है? Umberto Eco. Yes, हाँ बॉदर करती है. Because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. कि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो कि नॉवेल्स लिखता है संडे को. इट्स नॉट अ जोक. ये जोक नहीं है अकेडमिक वर्क करना. आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. मुझे अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाना पसंद है, पेन क्लब्स में और राइटर्स के साथ जाना पसंद नहीं है. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी. मैं अपने आप को जाना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ अकेडमिशियन या एज अ जो है वो एक एक्सपर्ट अकेडमिशियन या इंटेलेक्चुअल की फॉर्म में जाने, एक राइटर या नॉवलिस्ट की फॉर्म में ना जाने. बट ओके, इफ दे मस्ट, पीपल हैव ऑलरेडी ओनली द नॉवेल्स. और फिर वो हंस पड़ते हैं, कहते हैं आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉवेल्स पढ़ते हैं. लाफ्स एंड श्रग्स. आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. कि मैं नॉवेल्स लिख के ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सिम्योटिक्स. मैं 1 million लोगों तक सिम्योटिक्स के थ्रू, सिंबल्स की स्टडी के थ्रू नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो लोग इस तरह की बुक्स नहीं पढ़ते. नॉवेल्स ज़्यादा लोग पढ़ते हैं. Mukund, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. इट्स अ डिटेक्टिव यान. तुम्हारी नॉवल तो डिटेक्टिव यान है. ये डिटेक्टिव एक्सप्लेनेशन है एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स. लेकिन तुमने इसमें मेटाफिजिक्स डाली है, थियोलॉजी डाली है, मिटीरियल हिस्ट्री डाली है, फिजिक्स को भी तुमने ऐड किया. मेटाफिजिक्स इज द फिजिक्स बियॉन्ड ऑफ द एनवायरमेंट. थियोलॉजी की बात की है तुमने, मिडीवियल हिस्ट्री को लिया है. येट एंजॉय अ ह्यूज मास ऑडियंस. वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? तुम्हारी नॉवल साइंटिफिक है, तुम्हारी नॉवल एस्थेटिक है, तुम्हारी नॉवल हिस्ट्री को जो है वो कवर करती है, उसके बाद भी इसको बहुत लोग पढ़ते हैं. तो क्या ये बात तुम्हें सरप्राइज नहीं करती? नो, आई डोंट सरप्राइज. जर्नलिस्ट आर पजल्ड. हाँ, जर्नलिस्ट पजल थे एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और पब्लिशर्स भी थे. एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश. जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ये बिलीव करते थे कि लोगों को गन पसंद है, ट्रैश पसंद है.
एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और उनको जो है अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता. कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. और Name of the Rose की 10 से 15 million copies बिकी. So in a way I reached only a small audience, small percentage of readers. तो मैं इससे तो बहुत कम लोगों तक पहुंचा. But it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences. तो कम से कम ये readers ऐसे हैं जिनको easy experiences नहीं चाहिए, और at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. कि मैं भी dinner के बाद light सीरियल्स देखना पसंद करता हूँ. He takes name of the 2 serials. One is Miami Vice और Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. लेकिन पूरा दिन मुझे ये सब पसंद नहीं है. मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? क्या जो ये आपकी नॉवल की सक्सेस है, इसका जो है वो मिडीवियल हिस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है? That's possible, हो सकता है, but let me tell you another story. Because I often tell stories like a Chinese wise man. मैं स्टोरी सुनाता हूँ चाइनीज पर्सन्स की तरह, क्योंकि चाइनीज लोग स्टोरीज सुनाते हैं. My American publisher said while she loved my book. उसने, मेरी पब्लिशर ने किताब को तो लाइक किया, लेकिन उसके बाद कहा she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies. कि वो ऐसे देश में जहाँ पर ना लोगों ने चर्च देखी, ना स्टडीज लेटिन को स्टडी किया, वो 3,000 से ज़्यादा कॉपीज जो है वो बिकने की उम्मीद नहीं कर रही थी. So I was given an advance for 300 copies. इसलिए मुझे सिर्फ 3,000 कॉपीज का एडवांस मिला, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US. लेकिन बाद में इसकी 2 से 3 million कॉपीज US में बिकी. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. कि मेरी किताब से पहले medieval past को लेकर, medieval history को लेकर, middle history को लेकर बहुत सारी बुक्स बिकी हैं. I think the success of the book is a mystery. मुझे लगता है इस किताब की नॉवेल्स मिस्ट्री है. Nobody can predict it. I think if I had written The Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it would have been the same. अगर मैंने इस किताब को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता. Why it worked at that time is a mystery. इस बार किताब ने इतना अच्छा वर्क किया, इसको इतनी सक्सेस मिली, ये मिस्ट्री थी. तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी पार्ट 2 ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. इस लेसन की कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स की एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई सजेस्ट यू कि आप एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़रूर देखें एंड उसको जो है अपने डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स.